हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू टेक अफेयर्स। नाउ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक के बारे में। ये सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और इसके साथ ही इसके माध्यम से हम जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको भी इस लेक्चर में हम जानेंगे। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, इसको भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सॉइललेस कल्टीवेशन की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सॉइललेस फार्मिंग के बारे में कि इसके कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार होते हैं इसके बेसिकली, उनको हम समझेंगे, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स। फाइनली हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि क्या हमारे लिए उपयोगी साबित है, होगी या नहीं। आगे बढ़ने से पहले कुछ आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। CNBC का एक आर्टिकल है, टेक्नोलॉजी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फूड बट प्रैक्टिस रूटेड इन द ट्रेडिशन could still have a role to play। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्स नेवी मैन uses hydroponic to start a turmeric revolution in grow bags get 8 times higher yield। यानी आप देख सकते हैं कितनी प्रोडक्टिविटी 8 गुना ज़्यादा बढ़ी है। अब हम बात कर लेते हैं अपने इस लेक्चर के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। समझ लेते हैं इसके बारे में ये है क्या। तो देखिए, सॉइललेस फार्मिंग आमतौर पर बिना मिट्टी के पौधों को जड़ने के माध्यम के रूप में उगाने की किसी भी विधि को यह क्लासिफाई करती है। सॉइललेस कल्टीवेशन की आखिर हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो इसको समझते हैं। देखिए, बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे पहला पॉइंट। हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि आखिर कल्टीवेशन, सॉइललेस कल्टीवेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पॉइंट वाइज हम समझेंगे हर एक चीज़ को। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 महामारी और बढ़ती जनसंख्या के रूप में अनिश्चितता के तहत मांगों को पूरा करने के लिए 2050 तक फूड प्रोडक्शन में 60% की वृद्धि होनी चाहिए। पारंपरिक खेती के लिए संसाधनों की भी कमी देखी गई है, और कृषि की प्राकृतिक पूर्वेच्छाओं अर्थात कृषि योग्य भूमि और पानी दुनिया भर में तेज़ी से शहरीकरण के साथ घट रही हैं। इसके साथ ही बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए न केवल मौजूदा कृषि योग्य भूमि में खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि वैकल्पिक कृषि तकनीकों को भी प्रोत्साहित करने की भी ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं सॉइललेस फार्मिंग के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहला प्रकार आता है हाइड्रोपोनिक्स। इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से इसको उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, हाइड्रोपोनिक्स जो है ये पानी आधारित पोषक तत्वों से भरपूर घोल में पौधों को उगाने की एक विधि है। इस इमेज में आप देखिए, होता क्या है इसमें कि इसकी जो जड़ें हैं वो पानी में रहती हैं, ना तो हवा में ना ही मिट्टी में, वो पानी में रहती हैं और पानी से ही अपने पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती हैं। अब इसका उपयोग कैसे कर, इस पद्धति में जड़ प्रणाली को एक निष्क्रिय माध्यम जैसे पेरलाइट, मिट्टी के छर्रों या पीट काई या वर्मिकुलाइट का उपयोग करके समर्थित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन तक पहुँच प्रदान करना और उचित विकास के लिए आवश्यक है। इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो भूमि और जल कुशल होती है, यानी क्लोज्ड वाटर लूप सिस्टम वाली हाइड्रोपोनिक्स खेती तकनीक भूमि और पानी तक सीमित पहुंच वाले किसानों के लिए एक व्यवहार विकल्प है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। दैट मीन्स शहर और उप शहरी क्षेत्रों में जहां कृषि योग्य भूमि प्रदूषित हो गई है, मिट्टी रहित प्रणालियों का महत्व तो कई गुना वहाँ बढ़ जाता है। साथ ही कम और अधिक कुशल संसाधन खपत इस वैकल्पिक कृषि तकनीक को विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनाए जाने की अनुमति देते हैं, यानी इसमें कम संसाधन की खपत होती है। साथ ही ये उच्च उपज भी हमें प्रदान करती है। यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मिट्टी रहित प्रणालियों की सब्जी उपज पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में 20 से 25% अधिक है, क्योंकि पर वर्ग मीटर पौधों की संख्या भी इसमें अधिक होती है। देखिए, इस तकनीक की अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो अधिक समय और ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। पानी को नियमित अंतराल पर बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि खड़े या पुनरावर्तन पानी से पौधों की बीमारी फैलना आसान हो जाता है यदि रोगजनक पानी की आपूर्ति में प्रवेश करते हैं। साथ ही पानी और बिजली गहन यहाँ पर ज़्यादा होती है, पानी और बिजली की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हाइड्रोपोनिक खेती में पानी और बिजली 2 प्रमुख कारक हैं। पर्याप्त पानी की आपूर्ति और स्थिर बिजली के अभाव में हाइड्रोपोनिक सिस्टम अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। दूसरा आता है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स के अगर हम बारे में बात करें तो एरोपोनिक्स खेती का एक पर्यावरण के अनुकूल तरीका है, जिसमें
जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और पौधे बिना मिट्टी के नम वातावरण में बढ़ते रहते हैं। तो वहीं से अपना पोषण तत्व जो है सबको वहीं से एब्जॉर्ब करती हैं। इसके मेथड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स का एक रूप है ये, जिसमें बढ़ते माध्यम और बहते पानी दोनों ही नहीं होते हैं। और इसी विधि में पौधों की जड़ों पर पानी और पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव किया जाता है। यह तकनीक किसानों को ग्रीन हाउस के अंदर आर्द्रता, तापमान और पीएच लेवल और जल चालकता को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती हैं। और इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो पानी, उर्वरक और कीटनाशक उपयोग में गिरावट आती है। सिस्टम में पानी का उपयोग 98% और फर्टिलाइजर्स उपयोग 60% तक कम हो जाता है। कीटनाशक पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी की अनुपस्थिति बीमारियों की संभावना को काफ़ी कम करती है और तेज़ी से उपज भी यहाँ पर होती है। एरोपोनिक्स रूप से उगाए गए पौधों को 3 गुना तेज़ी से काटा जा सकता है और पैदावार अधिक सुसंगत होती है क्योंकि पोषक तत्वों को पौधों और जड़ों पर छिड़का जाता है। इसलिए जड़ों को अवशोषित करने के लिए बढ़ते कक्ष में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और अन्य गैसें होती हैं। जलवायु प्रभावों से भी बचाव होता है। एक सीमित स्थान में खेती करने से किसान को कीट और टिड्डियों के हमलों और अचानक गर्मी की लहरों पर भी नियंत्रण मिलता है। देखिए, आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इसका उपयोग किया गया था, काफ़ी सारी सब्जियां वगैरह भी उगाई गई थी, जिससे हरी मिर्च वगैरह भी वहाँ पर उगाई गई थी इस एरोपोनिक्स के माध्यम से। इसके ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो हाई टेक्नोलॉजी पर जो डिपेंडेंसी है वो कम होती है। तो एरोपोनिक्स तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर है। यदि सिस्टम का कोई भी घटक विफल हो जाता है तो यह टूट जाता है, तो यह पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से बेकार कर देगा। गहरी समझ की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि एरोपोनिक सिस्टम को स्थापित करने और चलाने में सक्षम होना चाहिए और पौधों के लिए सही पोषक तत्व समाधान बनाने में भी सक्षम होना चाहिए, अन्यथा पौधा मर सकता है। और ये काफ़ी महंगी तकनीक है। एरोपोनिक्स अत्यधिक महंगा है और इसलिए सभी के लिए यह वहनीय नहीं है। इस तरह की सिस्टम को स्थापित करने में ही लगभग 8 करोड़ पर हेक्टेयर का जो है लागत आता है। निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। पौधों को अपने पीएच लेवल और पोषक तत्व घनत्व अनुपात पर लगातार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस काम को करने के लिए कोई बढ़ता माध्यम उपलब्ध नहीं है। एक्वापोनिक्स की अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे प्रकार की। तो देखिए, एक्वापोनिक्स एक प्रणाली है जो एक बंद प्रणाली के भीतर हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर को जोड़ती है। इसके मेथड की बात करें तो एक्वापोनिक्स प्रक्रिया में 3 जैविक घटक होते हैं: मछली, पौधे और बैक्टीरिया। प्रणाली पौधे और मछलियों के बीच एक सहजीवी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। मछली का मल पौधे के लिए एक फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है और पौधे मछली के लिए पानी को साफ करते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। एक नाइट्रोजन सोर्स यानी मछली के भोजन के रूप में से 2 कृषि उत्पाद उत्पन्न होते हैं, मछली और सब्जी। और इस तरीके की सिस्टम जलीय कृषि कचरे को आसपास के वाटरशेड को प्रदूषित करने से भी रोकती है और इससे जैविक उर्वरकता भी बढ़ती है। एक्वापोनिक्स खेती में कीटनाशक या शाकनाशी शामिल नहीं है, क्योंकि ये रसायन मछली को मार सकते हैं। साथ ही इस सिस्टम में मछली का मल पौधे के लिए पोषक तत्वों से भरपूर उर्वरक का काम करता है। अत्यधिक जल कुशल भी होता है। एक्वापोनिक्स के परिणाम स्वरूप जमीन पर उगाए गए बगीचे 80 से 90% पानी की बचत करते हैं। इसके विपरीत पानी की भारी बचत इसमें होती है। अंतरिक्ष कुशल यानी एक एक्वापोनिक सिस्टम को किसी भी पैमाने पर सेट किया जा सकता है। यह एक्वेरियम जितना छोटा और ग्रीन हाउस कमर्शियल फार्म जितना बड़ा हो सकता है। इसके ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। पौधे और मछलियों दोनों के लिए आदर्श वातावरण का समर्थन करना एक्वापोनिक्स को हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में अधिक जटिल प्रयास बनाता है। साथ ही इसका सीमित अनुप्रयोग यानी यह कंद पौधों और जड़ वाली सब्जियों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अपने अधिकांश वृद्धि मिट्टी के भीतर करते हैं और एक्वापोनिक्स मिट्टी के विकल्प के रूप में पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही विफलता के कई और भी पॉइंट हैं, जैसे एक्वापोनिक्स में वे स्थितियाँ जहाँ सिस्टम विफल हो जाता है, मछलियाँ मर सकती हैं यदि उनके पास सही परिस्थितियाँ नहीं हैं, और वे पौधे भी रोगजनकों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। फाइनल अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो फूड सिक्योरिटी के लिए मिट्टी रहित टेक्निक्स को प्रोत्साहित करना, यानी भूख से लड़ने और कुपोषण के बोझ से निपटने के लिए फूड प्रोडक्शन और वितरण प्रणाली को मजबूत करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स के विकास में खाद्य सुरक्षा के सभी आयाम शामिल हैं और सरकार इन विधियों को पारंपरिक खेती के लिए व्यवहार्य विकल्प के रूप में मानेगी और
इन तकनीकों को बड़ी संख्या में किसानों के लिए सस्ती बनाने में सहयोग भी प्रदान करेगी। ज्ञान और कौशल प्रदान करना। हालांकि इन वैकल्पिक तकनीकों का उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जा सकता है। घरेलू किसानों और छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर किसानों तक सुरक्षित, सफल और टिकाऊ कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट ज्ञान और कौशल विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही सतत खेती को सुगम बनाना, यानी भारत जैसे देश में कृषि भूमि पर लगातार दबाव बना रहता है और इसे अन्य उपयोग में लाया जाता है। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स के साथ खेती के बारे में चर्चा भूमि की कमी से दूर अस्थायी कृषि तकनीकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हो सकती है। इसके साथ ही स्कूलों के लिए आगे का रास्ता, यानी ऐसी सिस्टम कठिन है लेकिन बनाए रखना असंभव नहीं है और इन सिस्टम्स की कम से कम बुनियादी समझ होने की भी आवश्यकता है। स्कूल छात्रों को गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे मूल STEM सब्जेक्ट्स के लिए अपने व्यावहारिक कार्य के रूप में स्कूलों में एक्वापोनिक्स सिस्टम स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं और अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही आप अपनी राय भी इसके बारे में बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमें इसमें किस तरीके के सुधार करने चाहिए। क्या एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स हमारे लिए सही हैं या नहीं। साथ ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जहाँ पर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।